नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 20वां लेक्चर है और हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। और इस लेक्चर के अंत में इस लेक्चर से संबंधित प्रश्न, MCQ प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। तो अंत तक आपको जरूर वीडियो देखनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। अब देखो, पिछला जो लेक्चर था 19वां लेक्चर, हमने कहां तक कवर कर लिया था। 19वें लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारत में अरब और तुर्कों का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी जो कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, जयचंद को भी पराजित करता है और भारत के कुछ हिस्सों पर आधिपत्य कर लेता है। लेकिन उसमें बड़ी बात क्या थी कि मोहम्मद गोरी ने स्वयं भारत पर क्या नहीं किया, शासन नहीं किया, बल्कि उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर नियुक्त किया और उसको शासन करने के लिए कहा। स्वयं वो अपने उसमें लौट गया था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गुलाम वंश यहाँ पे शुरू होता है। गुलाम वंश इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो नींव रखी जाती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये किसका गुलाम था? ये था मोहम्मद गोरी का गुलाम। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे युद्ध लड़े, बहुत सारे क्षेत्रों को विजित किया, लेकिन स्वयं यहाँ पर शासन नहीं किया, बल्कि शासन यहाँ पे उसने किसको दिया यहाँ पे शासन करने के लिए? अपने गुलाम को। तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली में शुरुआत जो होती है गुलाम वंश की, वो गुलाम वंश उसको क्यों कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। तो गुलाम वंश हम यहाँ पे स्टडी करते हैं आज गुलाम वंश के बारे में। और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वंश से संबंधित, वो सारे के सारे हम चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर रहा। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी इसे माना जाता है। तो भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक, क्योंकि क्या था, ये भी एक तुर्क था। देखो, मोहम्मद गोरी भी तुर्क था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे शासन नहीं किया। मोहम्मद गोरी ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहाँ पर शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तुर्क राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक भी इसे माना जाता है क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसलिए जिस वंश की इसके द्वारा शुरुआत की गई उसे गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है 1206 में। कहाँ होता है? लाहौर में। कई बार प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो इसका राज्याभिषेक हुआ लाहौर में। और इसने अपने राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में ही बनाई। अब जो ऐबक था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि इसने कभी भी धारण नहीं की थी क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1208 में, क्योंकि देखो मोहम्मद गोरी की तो डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 1208 में गोरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र दिया था और उसको सुल्तान की उपाधि दी थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि केवल मालिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ प्रमुख उपाधियां और प्रमुख उपनाम जो उसको दिए गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। कुरान खां यानी कुरान को जानने वाला। ये दोस्तों कुरान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां रखता था, तो कुरान को जानने वाला, इसलिए इसको कुरान खां कहा जाता। हातिम ताई की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। हातिम ताई का मतलब होता है उदार हृदय वाला, तो उदार हृदय वाला, इसलिए इसको हातिम ताई कहा गया। उसके बाद लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। और फिर पील बख्श यानी हाथियों का दान देने वाला, तो इसलिए इसको पील बख्श भी कहा जाता था। तो कुरान खां, हातिम ताई, लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि ये उपनाम किसके थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों एक सेनापति था,
ये महत्वपूर्ण है। इसका एक सेनापति था, उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ये महत्वपूर्ण क्यों है कि इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। अब आगे बढ़ते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पर नजर डालते हैं। जो भी इसने प्रमुख निर्माण कार्य कराए उन पर चर्चा करते हैं। तो एक तो इसने कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? ये प्रश्न बनता है। तो कुतुब मीनार की नींव डाली ऐबक ने। लेकिन जो देखो यहाँ पे जो कुतुब मीनार है, इसका नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया? तो कई इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं कि इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसलिए इसने इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो कुतुब मीनार का नाम पड़ा वो पड़ा सूफी संत। एक सूफी संत हुआ करते थे और उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत उस समय के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं बल्कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है, जिसकी नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी, यानी इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। कुतुब मीनार के बारे में अभी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले कुतुब मीनार के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये है आपकी दिल्ली में स्थित। इसका निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन निर्माण कार्य ये पूरा नहीं करा सका। निर्माण कार्य इसका पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार का वो कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो एक महत्वपूर्ण शासक था गुलाम वंश का इल्तुतमिश, काफी प्रसिद्ध शासक, इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने केवल प्रथम मंजिल का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया। फिर जो अंतिम मंजिल का निर्माण यानी पांचवी मंजिल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वो कराया गया फिरोज तुगलक। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराई थी। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल है? तो 5 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। अगर हम फीट की बात करें तो 237.86 फीट इसकी क्या है? कुल ऊंचाई है। 72.5 मीटर कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई है। तो कुतुब मीनार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन पूर्ण निर्माण किसके काल में हुआ? इल्तुतमिश के काल में। जबकि अंतिम मंजिला यानी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। उसके बाद कुतुब मीनार के बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण कराया वो भी किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। प्रथम मस्जिद कहा जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। और इसका विस्तार कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि इसी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आगे क्या है? अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा। तो इस अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के सामने। और इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार भी कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये है आपका अजमेर में। ये एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये भी अजमेर में है। और यहाँ पे जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जहां पर स्थित था, वहां पर पहले क्या था? विग्रह राज विशाल देव द्वारा निर्मित सरस्वती कंठभरण संस्कृत विश्वविद्यालय वहां पे था। लेकिन इस विश्वविद्यालय को, इस संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद बनाई गई थी अजमेर में। और ये किसने बनाई? तो ये भी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो ये ऐबक के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य थे जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में चौगान खेलते समय। ये एक पोलो, आपने देखा होगा पोलो खेल, तो पोलो खेल टाइप का एक खेल होता है चौगान खेल, और घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। और ऐबक का मकबरा कहाँ बनाया गया या कहाँ स्थित है, तो वो है आपका लाहौर में, क्योंकि राजधानी भी इसकी कहाँ थी, लाहौर थी। इसको मतलब राज्याभिषेक भी इसका लाहौर में हुआ, राजधानी भी इसकी लाहौर थी, और अंतिम समय में इसका मकबरा भी कहाँ बनाया गया, लाहौर में ही बनाया गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है आराम शाह गुलाम वंश का, जो नेक्स्ट शासक बनता है आराम शाह 1210 ईस्वी में, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था और इल्तुतमिश ने इसकी हत्या की। इल्तुतमिश कौन था, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम, तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने, ये अयोग्य शासक था आराम शाह, तो इसका फायदा उठाकर इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश, इसका जो शासनकाल माना जाता है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक, ये दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया था, दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा था, और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक भी था, प्रथम गुलाम वंश का शासक भी था। वैसे जो इल्तुतमिश था ये मूल रूप से शमसी वंश का था, क्योंकि कई बार गुलाम वंश नहीं आता है बल्कि ऑप्शन में क्या आ जाता है, शमसी वंश आता है, तो मूल रूप से ये शमसी वंश का था। लेकिन ये गुलाम किसका था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और फिर ये गुलाम वंश का एक शासक बन जाता है। अब देखो भारत में तुर्क शासन का इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था गुलाम वंश का, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन भारत में तुर्क शासन का जो संस्थापक माना जाता है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम, और ऐबक ने लगभग 1 लाख जितल में खरीदा था इल्तुतमिश को। अभी गुलाम तो था, साथ साथ इसका दामाद भी था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पूर्व ये बदायूं का सूबेदार था। प्रश्न कई बार बनता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था, तो वो था बदायूं, उत्तर प्रदेश में स्थित है, बदायूं का ये सूबेदार हुआ करता था। फिर जब ये शासक बनता है 1210 ईस्वी में, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर, क्योंकि गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, लेकिन अब इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी है। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक भी आप इसे कहते हैं, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो कौन था, इल्तुतमिश था, इसलिए इसको भारत में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ युद्ध लड़े गए इल्तुतमिश द्वारा। इसका एक बहुत ही चर्चित युद्ध है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे। उसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य होता है, इल्तुतमिश और यालदोज के मध्य। कब होता है, 1215 ईस्वी में। इल्तुतमिश तो आपको पता है कि ये दिल्ली सल्तनत में अभी गुलाम वंश का शासक है, लेकिन ये यालदोज कौन था, तो जो यालदोज था दोस्तों, ये था आपका गजनी सूबेदार, गजनी का सूबेदार, गजनी का सूबेदार। देखो मोहम्मद गोरी भी कहां का था, गजनी का था। तो मोहम्मद गोरी जब वापस लौटता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे गजनी का सूबेदार कौन बनता है, यालदोज बनता है। अब यालदोज देखता है यार कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वहां पर शासन कौन कर रहे हैं, उसके गुलाम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे, मैं स्वयं वहां पे भारत पर शासन करूं। तो इसलिए यहाँ पे इल्तुतमिश और यालदोज के मध्य युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है, यालदोज यहाँ पे पराजित होता है। तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1215 ईस्वी में। गजनी का सूबेदार यालदोज और दिल्ली सल्तनत
का जो शासक था इल्तुतमिश, इसके मध्य ये युद्ध होता है। इल्तुतमिश इस युद्ध में जीत जाता है, विजयी रहता है, और उसके बाद गजनी का सूबेदार वो किसको नियुक्त करता है, तो ख्वारिज्म शाह को। अब यहाँ पे देखो, इल्तुतमिश का समकालीन था चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में दोस्तों आपने जरूर सुना होगा। मंगोल आक्रांता, एक क्रूर आक्रांता था चंगेज खान। लेकिन सवाल ये बनता है कि चंगेज खान ने, जो कि एक क्रूर आक्रांता, एक मंगोल आक्रांता था, बहुत सारे इसने आक्रमण किए, बहुत सारे राज्यों को इसने पराजित किया और लूटपाट मचाई, लेकिन इसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? तो इतिहासकार इसका कारण किसको बताते हैं? इल्तुतमिश को। हुआ क्या था कि 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने क्या किया कि अलाउद्दीन मोहम्मद, जो कि ख्वारिज्म वंश का था, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ा और उसको पराजित किया। उसके राज्य में मतलब एक तांडव मचा दिया था, बहुत ही वहां पे अत्याचार किए। फिर अलाउद्दीन मोहम्मद, उसका पुत्र था जियाउद्दीन मंगबरनी, जो कि किसके पास जाता है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, जियाउद्दीन मंगबरनी। मंगबरनी ये चंगेज खां से इतना भयभीत हो जाता है कि ये जाता है इल्तुतमिश के पास मदद मांगने के लिए कि वो चंगेज खां के विरुद्ध हमारी सहायता करे। अब इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खां ये कितना बड़ा क्रूर शासक है, अगर मैंने इसकी सहायता की, जियाउद्दीन मंगबरनी की, तो चंगेज खां मुझको भी नहीं छोड़ने वाला। तो इल्तुतमिश ने वहां पे क्या किया, सहायता देने से इनकार कर दिया। तो फिर चंगेज खान ने देखा कि इल्तुतमिश ये मेरा विरोध नहीं कर रहा है, मेरे विरुद्ध इसने जियाउद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की, तो इसलिए चंगेज खान ने दिल्ली पर चढ़ाई नहीं की। और इस प्रकार से मतलब इसके जो ये क्रूर शासक था, इसके अत्याचारों से भारत सुरक्षित रह गया। चंगेज खान ने, जो एक मंगोल आक्रांता था, उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया, दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि बीच में सिंधु नदी थी, तो भौगोलिक परिस्थिति वहां पे ऐसी थी कि वो मतलब वहां पे भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं आ सका। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इल्तुतमिश भी एक बहुत बड़ा कारण था यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं इल्तुतमिश ने जो कराए थे। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली क्या थी? तो सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। मतलब सैनिकों और जो गैर सैनिक अधिकारी थे, उनको वेतन नहीं दिया जाता, नगद वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि उसके बदले भूमि प्रदान की जाती थी। और इक्ता का अर्थ ही क्या होता है? देखो, इक्ता का अर्थ क्या होता है? इक्ता का अर्थ होता है भूमि। तो इक्ता प्रणाली यानी भूमि दान प्रदान की जो ये प्रणाली है, किसने शुरू की? तो ये की इल्तुतमिश ने। उसके बाद जो इक्ता यानी भूमि लेने वाला था, उसको इक्तेदार कहा जाता था। तो इक्तेदार किसे कहा जाता था? जो भूमि लेता था, यानी जो कर्मचारी वेतन के बदले भूमि ग्रहण करते थे, जिनको भूमि प्रदान की जाती, उन्हें इक्तेदार कहा जाता था, जबकि भूमि को क्या कहा जाता? इक्ता कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने इक्ता प्रणाली शुरू की वो था इल्तुतमिश। साथ ही इसने कुछ महत्वपूर्ण सिक्के भी चलाए थे। ये प्रथम शासक था दोस्तों जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के, तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक वो था इल्तुतमिश। और इसने जो चांदी के सिक्के चलाए उन्हें कहा जाता है टंका। तो टंका चलाए इसने, जो कि चांदी का हुआ करता था। और तांबे के सिक्के भी इसने चलाए थे, जिन्हें जीतल कहा जाता था। और टंकों पर टकसाल लिखने का भारत में परंपरा ये भी किसने शुरू की थी? टंकों पर टकसाल लिखने की परंपरा ये भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। तो चांदी के सिक्के टंका कहलाते थे और तांबे के सिक्के जीतल कहलाते थे। उसके बाद उसने तुर्कान ए चहलगानी, जिसको चालीसा दल भी कहा जाता है, जो बलबन था वो इसी चालीसा दल से संबंध रखता था। और बाद में इस चालीसा दल को किसने समाप्त किया? किसने नष्ट किया था? बलबन ने नष्ट किया था। जबकि इस चालीसा दल का शुभारंभ या चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। क्या था ये तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल?
तो इसमें 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक चालीसा दल का गठन किया जाता है। यानी इसमें जो तुर्क सरदार थे, 40 योग्य तुर्क सरदार, उन्हें इस चालीसा दल में रखा जाता। तो उस दल को क्या कहते हैं? चालीसा यानी तुर्कान ए चहलगानी। जो मतलब कुल मिला के प्रशासन को व्यवस्थित बनाने हेतु इस तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का गठन किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। और बलबन भी इसी चालीसा दल का सदस्य था, क्योंकि बलबन के बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बलबन भी जो कि गुलाम वंश से संबंध रखता है, बाद में ये शासक बनेगा, तो वो भी इसी वंश से संबंध रखता था। और बाद में इसी बलबन ने इस चालीसा दल को समाप्त किया था, नष्ट किया था। अब इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। पूरा का मतलब जो दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बनवाई थी वो कुतुब मीनार की, वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी इल्तुतमिश ने। तो उस समय कुल मिला के इसका निर्माण कार्य, कुतुब मीनार बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी इल्तुतमिश के समय। भले जो अंतिम मंजिल थी वो बाद में किसने बनाई? वो आप उसका यह कह सकते हैं कि उसका अपडेट, मतलब उसमें एक और मंजिल चढ़ा दी, वो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा हो गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा कराया। मदरसा ए नासिरी का इसने निर्माण कराया। मदरसा ए नासिरी, ये इसका एक पुत्र हुआ करता नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। तो अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में या अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में इसने मदरसा ए नासिरी का निर्माण कराया था। जबकि मदरसा ए मुइज्जी का भी इसके द्वारा निर्माण कराया गया था, जो कि दिल्ली में है। और ये निर्माण इसने मोहम्मद गोरी की स्मृति में, मोहम्मद गोरी की स्मृति में इसने मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण कराया था। साथ ही इसने सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण भी कराया था, जिसको भारत का प्रथम मकबरा भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी मकबरा, इसका निर्माण भी किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ये सुल्तानगढ़ी मकबरा दिल्ली में स्थित है। और इस मकबरे का निर्माण भी इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में उसके कब्र पर निर्मित करवाया था। कब कराया था? 1231 में, 31 ईस्वी में। ठीक है। अब साथ ही साथ जो इल्तुतमिश था, इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, ये आपको नोट करने हैं। भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है इल्तुतमिश को। इसके शासनकाल में जो न्याय चाहने वाला व्यक्ति था वो लाल वस्त्र धारण करता था। इसका उदाहरण आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, जब मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि रजिया सुल्तान भी लाल वस्त्र धारण करके प्रजा के सामने उपस्थित हुई थी न्याय मांगने के लिए। वो क्या कहानी थी उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के इसके शासनकाल में जो न्याय चाहने वाला व्यक्ति होता था, न्याय पाने के लिए लाल वस्त्र धारण करता था। साथ ही इसने ग्वालियर जीतने के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था, क्योंकि रजिया इसकी पुत्री हुआ करती, काफी इसको प्रिय थी। और इसलिए इसने अपने बाद शासक किसको नियुक्त किया था? अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त किया था इसने शासक। बाद में वो शासक भी बन जाती है, प्रथम मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। तो कुल मिला के जब इसने ग्वालियर को जीता था तो उस समय उसने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम भी लिखाया था। और बाद में 1236 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और एग्जाम में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने सब आपको बता दिए हैं, कहीं से भी आपका प्रश्न नहीं छोड़ सकता। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम यहाँ पर लेकर आएंगे आज की वीडियो से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो कौन था दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दास या गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई?
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी गुलाम वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? देखो, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन अलाई का दरवाजा हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, अलाई दरवाजा का। तो अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक, और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो वो थी लाहौर में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था? तो कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट यहाँ पे, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है। ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिहलगानी यानी 40 दल, 40 गुलाम सरदारों का गुट, जो कि तुर्क सरदार हुआ करते थे 40, उनका ये दल था, तो इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। जबकि इस संगठन को, इस 40 दल को किसने समाप्त किया था? बलबन ने इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था, क्योंकि लाहौर में ही उसका राज्याभिषेक हुआ था, लाहौर ही राजधानी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अंत में उसको लाहौर में ही दफनाया गया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने याल्दोज या एल्दोज को तराइन के मैदान में कब पराजित किया? तो ये क्या 1215 में, और इसको तराइन का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215 में। किस किस के मध्य? इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो वो था इल्तुतमिश, जिसने चांदी का सिक्का टंका जारी किया था, और इसने जो तांबे का सिक्का जारी किया था उसको जितल कहा जाता था, जबकि इसके चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। नेक्स्ट है, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो ये भी यहाँ पे इल्तुतमिश ने ही किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इक्ता प्रणाली यानी वेतन के बदले भूमि प्रदान करना, तो ये प्रथा भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन था इल्तुतमिश, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हमने चर्चा किया, और आज हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक ये जो 2 शासक महत्वपूर्ण शासक थे, इनके बारे में चर्चा की, क्योंकि यहाँ से अक्सर गुलाम वंश से जो सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। और इसके बाद बलबन के बारे में और रजिया सुल्तान के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और जो भी अन्य शासक गुलाम वंश से संबंधित है, क्योंकि गुलाम वंश का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी हमने यहाँ पे लाए थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।